हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन, जिसको हम फंडामेंटल्स भी कहते हैं। पार्टनरशिप को समझने के पहले हम यह समझ लेते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार से स्टार्ट किया जाता है। अगर हम सिंगल बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक मेंबर या एक ओनर का होना जरूरी है। और यदि हम दो या दो से अधिक लोगों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और कंपनीज स्टार्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम जो है इसमें स्पेसिफाई नहीं है, आप अपने हिसाब से इन सोसाइटीज में मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। 50 पार्टनर्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम कंपनीज की। तो कंपनीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी और सेकंड होगा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ओपन करने के लिए कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोग और मैक्सिमम जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ पर मेंबर्स को लिया जा सकता है। क्योंकि हमारा चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका फंडामेंटल्स है, कैसे ये स्टार्ट होती है, तो उस पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है ना, ये 2 तरीकों से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक है आपका ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। मॉडर्न जो इस पर भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडर्न जो टेक्निक क्या है और ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है। तो हम पहले ट्रेडिशनल टेक्निक को देखते हैं। ट्रेडिशनल जो टेक्निक है वो चलती है 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उस पर बेस्ड है। और दूसरा जो मॉडर्न जो टेक्निक है ये एक्ट है 2008। ये एक्ट कब आया था? 2008 में ये एक्ट बना था। इसमें गवर्नमेंट लेकर आई थी एलएलपी को। एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। अब ये 1932 का एक्ट और 2008 में जो एलएलपी का एक्ट, ये क्यों अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाए, अब इस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि 1932 के जब हम कंपनी स्टार्ट करते, सॉरी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, 1932 से जब हम किसी पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम मॉडर्न टेक्निक मींस एलएलपी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, वो अब हम देखते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एलएलपी है क्या। तो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनीज के एडवांटेजेस। पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी कि जब हम पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट से हमें कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं। उन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी को और कंपनी के एडवांटेजेस को जब हम प्लस कर देते हैं, तो जो बिजनेस तैयार होता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप, जिसको एलएलपी बोला जाता है। इसके लिए 2008 का एक्ट एप्लीकेबल होता है। आपने देखा होगा पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 के अकॉर्डिंग अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। लेकिन अगर आप एलएलपी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें मिनिमम आप 2 रख सकते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं और पार्टनर्स हैं वो आप
यहाँ डिसाइड नहीं है, आप अपने हिसाब से यहाँ पार्टनर्स रख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर अगर बिजनेस करना चाहें तो न्यू कॉन्सेप्ट पर बिजनेस किया जा सकता है और वो एलएलपी का कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है हमारा, ये हमारा न्यू मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस पर हम अपनी पार्टनरशिप को बना सकते हैं। अब जब हम लिमिटेड लायबिलिटीज और पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओल्ड जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक है उससे जब हम पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हमको लॉसेस होते हैं, वो अब हम देखते हैं। ये यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, एलएलपी और प्राइवेट कंपनी। जब हम तीन तरीके का बिजनेस में से हमको चूज करने की बारी आती है कि हम पार्टनरशिप खोलें, लिमिटेड लायबिलिटीज वाला पार्टनरशिप खोलें या कंपनीज खोलें, तो हम यहाँ पर कुछ उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं उसको एनालिसिस करते हैं। जब हम ओल्ड टेक्निक से ट्रेडिशनल पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि इन केस अगर पार्टनरशिप का बिजनेस बंद होता है और फर्म की जितनी भी एसेट्स है सबसे पहले तो उनको सेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। इन केस फर्म की एसेट्स को सेल कर दिया गया और उससे जो पैसा कलेक्ट हुआ वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए इनफ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज ज्यादा हैं और जो एसेट्स बेचने से हमारे पास पैसा आया है वो कम है। तो अब बाकी पैसा कौन मैनेज करेगा? तो बाकी पैसा मैनेज करना पड़ेगा जो पार्टनर्स हैं उनको। उनको अपने ना पर्सनल एसेट से पैसा लाकर उन लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। पर्सनल एसेट्स को वो बेचें या कुछ भी करें, कहीं ना कहीं से वो पैसा लेकर आए और उस लायबिलिटीज का वो क्या करें? पेमेंट करें। इसलिए यहां पर एक ये ड्रॉबैक है। अगर हम पुरानी पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट को फॉलो करके अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको ये ड्रॉबैक मिलता है कि यहाँ पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप एलएलपी का जब हम कॉन्सेप्ट लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या फायदा मिल जाता है कि यहाँ पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब कि अगर इन केस हमको लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए हमारे पास इनफ पैसा नहीं है तो फर्म की तो एसेट सेल होगी, उससे ही जितना लायबिलिटीज का हम पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ उतना ही पेमेंट किया जाएगा। पर्सनल हमारी जो एसेट्स होंगी पार्टनर की उनको सेल नहीं किया जाएगा। यह हमारे लिए यहां पर बेनिफिट है। ऐसा ही रूल्स है कंपनी के लिए। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। कि मींस अगर कंपनी कभी बंद हो जाए तो कंपनी की एसेट सेल की जाएगी, उनके मेंबर्स की जो पर्सनल एसेट्स है वो कभी भी सेल नहीं की जाएगी। अब कंप्लायंसेस देख लेते हैं। कंप्लायंसेस का मतलब जैसे टैक्स, ऑडिट, क्या क्या जरूरी होता है, तो इनके लिए उतना जरूरी नहीं है, उतना ज्यादा इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये इनका बेनिफिट है। इनको थोड़ा बहुत टेंशन लेने की जरूरत होती है, इनको तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होती है। इनको तो हर बार ऑडिट कराना है, टैक्स से रिलेटेड सब कुछ काम परमानेंटली पक्का होना चाहिए। गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं। गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स ये होता है इनके लिए पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इनके लिए भी पार्टनरशिप डीड होगा और एग्रीमेंट होगा। कंपनीज के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होगा। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, मतलब यहां का जो मैनेजमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड और मैनेजमेंट के थ्रू ही चलेगा। सेम एलएलपी में भी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड और मैनेजमेंट में ही जो मैनेजमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट चलेगा। यहां पर जो भी मैनेजमेंट होगा या जो भी ओनरशिप होगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के थ्रू किया जाएगा।
अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या प्रोविजन होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, वो भी दो कंडीशन में, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो अब इस पर भी हम डिस्कशन आगे करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल नेचर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनता है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फ्लक्चुएटिंग का क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो उस पर डिस्कशन हम आगे देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, उस पर कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन और सैलरीज के लिए पार्टनर्स के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, किसको मिलेगा, वर्किंग पार्टनर को मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है या पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। पास्ट एडजस्टमेंट में अगर कोई हमसे मिस्टेक हो गई है किसी एडजस्टमेंट को करने में तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा पास्ट एडजस्टमेंट। फिर गारंटी, अगर किसी न्यू पार्टनर को या कोई पार्टनर है उसको पर्टिकुलर गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट इन केस इतने रुपए से कम नहीं होगा तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट में लेकर आएंगे। ये सब हमारे पूरे जो 12 यहाँ पर कंटेंट आपको दिख रहे हैं इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग, है ना, कानूनी तौर पर उनका जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। जब दो या दो से ज्यादा लोग कानूनी तौर पर प्रॉफिट को शेयर करने की बात करें तो उस जो बिजनेस होता है वो होता है पार्टनरशिप। तो हम इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, है ना, किसी कानून के अंतर्गत प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं, उस बिजनेस को पार्टनरशिप बोला जाता है। और हमारे हमारे यहां पर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाएं। उनका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट को शेयर करना। अब सपोज करो किसी फॉर्म में 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं और चाहे तो कोई एक पार्टनर भी तीनों के बिहाफ से क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन जो भी फॉर्म का प्रॉफिट आएगा या जो भी फॉर्म का लॉस होगा वो तीनों में ही शेयर किया जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला कि अगर किसी फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, तीनों मिलकर काम करें तो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो तीनों में शेयर किया जाएगा। इन केस दो पार्टनर काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ही क्या है, वर्किंग पार्टनर है और वही दोनों के बिहाफ में काम कर रहा है, तो भी जो भी फर्म का प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो शेयर होगा तीनों पार्टनर्स को। ये डेफिनेशन बोलती है। अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या फीचर्स हैं। 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, सबसे पहले तो कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट है ना वो डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। हाउएवर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 10 of the company's miscellaneous rules 2014 restrict the number of partners to the 250। कहने का मतलब पार्टनरशिप जो एक्ट है वो तो नहीं बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 अपडेट होकर आया है इसमें मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं।
अगर आप इससे ज्यादा पार्टनर्स लेकर वर्क करते हैं तो वो इलीगल फर्म मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है। एग्रीमेंट की बात करते हैं तो पार्टनर्स के बीच जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो वर्बल मींस ओरल भी हो सकता है और रिटन बेसिस पर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person is competent to contract who is of the age of majority and who is of sound mind and not disqualified from contracting by any law to which he is subject। कहने का मतलब हर वो इंसान पार्टनर बन सकता है किसी फॉर्म में जो कि 18 साल से ऊपर का है, पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और किसी भी लॉ में उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया होना चाहिए। अगर डिस्क्वालिफाइड है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में हमेशा ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो होती रहना चाहिए। सोशल पर्पस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मींस इलीगल काम नहीं होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स must to be share the profit of the business। agreement for sharing profits also include sharing of losses। कहने का मतलब जो भी एग्रीमेंट तैयार हो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करने का रेशो जो है वो डिसाइड होना चाहिए और हर एक पार्टनर उसको जरूरी है कि अगर फॉर्म में लॉस हुआ है तो वो लॉस भी क्या करे, क्लियर करे। अब बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन भी है कि मेंबर जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सब मिलकर भी काम कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी बाकी के लिए काम कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप कैन बी स्टार्ट इनटू टू कंडीशन। ये ध्यान रखना कि कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस दो कंडीशन में स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का बेस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने में और उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। पार्टनरशिप के बिजनेस को आप कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, दो, एक होता है ओरल और वर्बल और दूसरा है रिटर्न बेसिस पर। तो दो व्यक्ति है ना ओरल पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको किसी भी तरीके की कोई पार्टनरशिप डीड बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी तरीके का मतलब विदाउट मेकिंग एनी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि चलो यार फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ना आए तो हम लोग क्या करें, एक बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप डीड तैयार कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट मेकिंग एनी पार्टनरशिप डीड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ते हैं, ध्यान देना है। और जब हम रिटर्न बेसिस पर मींस पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट बनाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। जब भी आप है ना पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट के बिना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को पे नहीं करेगी फर्म, ये ध्यान रखना है। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उस डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को देना है तो आपको फिर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी चार्ज नहीं किया जाता है।
जब आप बिना कोई पार्टनरशिप डीड बनाए बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म चार्ज नहीं करती है। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उस पार्टनरशिप डीड में है, लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी। रेमुनरेशन इज नॉट पेड इन केस अगर कोई पार्टनर वर्क कर रहा है, वो सैलरी की डिमांड कर रहा है, कमीशन की डिमांड कर रहा है, तो फर्म उस कंडीशन में उसको ना तो सैलरी पे करेगी और ना ही कमीशन पे करेगी। कब? जब ओरल या वर्बल पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी, एग्रीमेंट नहीं बना होगा, तो उस कंडीशन में ना तो आपको सैलरी देना है और ना ही कमीशन देना है। लेकिन अगर रिटर्न बेसिस पर हम बात करें तो यहां पर पार्टनर्स को कमीशन और सैलरी जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, जितने अमाउंट का पे करना है वो आपको, या जितने परसेंटेज में पे करना है उतना आपको पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड 6% पर एनम। ये अकेला एक ऐसा केस है कि जब आप ओरल स्टार्ट करें या रिटर्न स्टार्ट करें, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही करना है। मींस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। 6% उसका रेट फिक्स है। ये 6% कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पार्टनर को वो 6% क्या पे करे? इंटरेस्ट पे करे। और इंटरेस्ट जब वो पे करेगी तो उसका रेट होगा 6% पर एनम। यहां पर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 8% इंटरेस्ट देना है तो 8% देना, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो यहां पर भी कितने परसेंट देना? 6%। मेंशन नहीं होने पर ही 6% इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ये ध्यान रखना कि जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, एग्रीमेंट नहीं बना है, तो फर्म में कोई भी आए, चाहे वो प्रॉफिट आए या लॉस आए, वो हमेशा इक्वल शेयर किया जाएगा। यहां पर प्रॉफिट और लॉस को जो भी पार्टनर डिसाइड करेंगे, जो भी उनका रिसोर्स डिसाइड होगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, अगर रिसोर्स डिसाइड हुआ है 3:1 तो 3:1 में ही शेयर करना है आपको। और अगर रिसोर्स डिसाइड नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप इक्वल शेयर कर सकते हैं। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1 में, 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आप पार्टनर्स के लिए कौन कौन से राइट्स होते हैं? सबसे पहला, पार्टनर है ना अपना प्रॉफिट ले सकता है, लॉस में शेयर ले सकता है। जो भी इनका रेसोर्स होगा उस रेसो में वो प्रॉफिट और लॉस में शेयर ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज टू राइट क्या है कि वो मैनेजमेंट देख सकता है बिजनेस का, जो भी मैनेजमेंट कैसा चल रहा है उसमें वो इंटरफेरेंस कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है पार्टनरशिप के बिजनेस में। फिर वो बुक्स को का इंस्पेक्शन कर सकता है कि बुक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये सब कुछ वो मैनेज कर सकता है, देख सकता है अकाउंट्स गड़बड़ तो नहीं बने हैं, ये सही तरीके से बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। और वो ना किसी भी न्यू पार्टनर की एंट्री को रोक सकता है, वो चाहे तो किसी भी न्यू पार्टनर की एंट्री को रोक सकता है। रिटायरमेंट के लिए अगर वो पार्टनर जाना चाहता है फर्म छोड़कर तो एक प्रॉपर नोटिस देकर वो फर्म से जा सकता है। और अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस पर 6% इंटरेस्ट पे करेगी और पार्टनर फर्म से 6% इंटरेस्ट ले सकता है पर एनम के हिसाब से। हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर फर्म ने पार्टनर्स के बिहाफ में पे किया है या पार्टनर ने फर्म के बिहाफ से पे किया है तो दोनों एक दूसरे के बिहाफ से कोई भी एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। इमरजेंसी के केसेस में क्या है? इमरजेंसी के केसेस में कोई भी बेस्ट जजमेंट वो दे सकता है। ये इसके राइट्स होते हैं पार्टनर्स के। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होती क्या है, उसमें कौन कौन से कंटेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं? पार्टनरशिप डीड ध्यान रखना है ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो जिसमें हम पूरी टर्म्स और कंडीशन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी
और इसको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये ध्यान रखना, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप डीड होता है किसी भी फर्म के लिए। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है, इसमें फर्म की जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। इन टर्म्स और कंडीशन को हम इनके कंटेंट बोलते हैं। अब इन पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं तो हम वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले फर्म का डिस्क्रिप्शन आएगा कि फर्म का बताओ नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, ये सब चीज है ना आपको उस पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन आएगा कि पार्टनर्स के नेम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेसेस आएगा कि फर्म किस एरिया में है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स किस एरिया में रहते हैं, ये पूरा आपको ना डिटेल यहाँ पर इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ता है। नेचर ऑफ बिजनेस की किस नेचर का बिजनेस करेगी, वो गुड्स को सेल करने का काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, मींस परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेगी, तो ये पूरे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये कि पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई है, कब तक चलेगी, ये सब आपको ना मेंशन करना पड़ता है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी पार्टनर करेंगे वो कितना पैसा लगाएंगे, हर पार्टनर इक्वल कैपिटल देगा क्या, कि उस कैपिटल को वो निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कैपिटल का नेचर बताना पड़ता है कि वो कैपिटल फिक्स्ड नेचर की होगी या फ्लक्चुएटिंग नेचर की होगी। ये सब आपको पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। और भी कंटेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट दिया जाएगा, फर्म देगी तो कितने परसेंट, और अगर पार्टनर लेगा तो कितने परसेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेट डिसाइड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर फर्म से विड्रॉल कर रहा है पर्सनल यूज के लिए तो फर्म कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो भी आपको इस पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको डिवाइड करने के लिए क्या रेशोस डिसाइड होंगे। सैलरी, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर किसी ने कुछ टारगेट को फेस किया है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, ये आपको पूरे कंटेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है या फर्म बंद होती है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कि इन केस अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा अगर फर्म बनाई जाती है तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। ये सब आपको कंटेंट उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करने पड़ते हैं। कुछ कंटेंट और हैं, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कैलेंडर ईयर पर बेस्ड होगा या फाइनेंशियल ईयर पर बेस्ड होगा, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होगी, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होगी, उनकी लायबिलिटीज क्या होगी। बैंक ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, कौन कौन पार्टनर इसको मैनेज करेगा, एक पार्टनर के साइन से मैनेज होगा, दो पार्टनर के साइन से मैनेज होगा या तीन पार्टनर के साइन से मैनेज होगा, वो आपको बैंक ऑपरेशन का भी पूरा डिटेल देना पड़ता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मान लो अगर कोई डिस्प्यूट आ गया है तो उसका सेटलमेंट कैसे हो, उसकी कौन सी मेथड हो। ऑडिटिंग के लिए क्या हम पर्सनल सीए रखें या किसी एक्सटर्नल सीए से हम ऑडिट कराएं, तो ये सब आपको कंटेंट है ना यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वही प्रोविजंस, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो ये ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वल शेयर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी चार्ज नहीं करेगी फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे होगा। ये अकेला एक अकेला केस है जो बस फॉलो किया जाता है। 6% इंटरेस्ट पे करती है फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन का। सैलरी कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना तो आपको किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वल शेयर किया जाएगा। सिर्फ क्या पे होगा, अगर पार्टनर ने फर्म को
लोन दिया है तो फर्म उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। सैलरी और कमीशन की अगर बात की जाए तो वो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। ये सब रूल्स रेगुलेशन कब होंगे, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। लेकिन अगर डीड है तो फिर ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, ये नो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, यहां पता चल रहा है कि उनके बीच कोई एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ने एक ओरल ही पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली है। अब वो कुछ कंडीशन है यहाँ पर, केसेस हैं कि एक्स जो है वो हु हैज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल, डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। एक्स ने सबसे ज्यादा पैसा इस फॉर्म में लगाया हुआ है, तो वो डिमांड कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम। तो इसके लिए वाई और जेड है ना जो, वो एग्री नहीं है। तो क्या आप वाई और जेड के साथ जाना चाहेंगे कि एक्स की बात को सुनेंगे? तो अगर हम कंक्लूजन देना चाहें तो हम वाई और जेड के साथ ही जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और अगर कोई भी डीड तैयार नहीं है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है, जबकि एक्स 10% की डिमांड कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको बोलने पर भी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितने भी इंटरेस्ट की बात करे। तो हम यहां पर क्या वाई और जेड के साथ जाना चाहेंगे, मतलब वाई और जेड ने जो ऑब्जेक्शन लिया है हम उसके फेवर में जाना चाहेंगे। अब वाई सेकंड कंडीशन है, वो ये बोल रहा है कि मैं इस फॉर्म में ना सबसे ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूं, तो मुझे ना सैलरी देना चाहिए फॉर्म को 5,000 रुपए पर मंथ। तो एक्स और जेड ने इस बार क्या कर लिया है, ऑब्जेक्शन ले लिया है। तो क्या आप एक्स और जेड के साथ जाना चाहेंगे कि वाई की सैलरी पे करना चाहेंगे? तो इन केस जब ध्यान रखना है कि नो पार्टनरशिप डीड होती है तो उस कंडीशन में पार्टनर अगर सैलरी की डिमांड करता है तो उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। मींस ना तो उसको सैलरी दी जाएगी और ना ही कमीशन पे किया जाएगा। तो हम एक्स और जेड के साथ जाना चाहेंगे, जो कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है वो सही ऑब्जेक्शन है। जेड अब थर्ड केस में आ रहे हैं। जेड डिमांड कर रहा है कि उसने 50,000 रुपीज का लोन दिया है फर्म को, जिस पर उसे 12% इंटरेस्ट चाहिए। अब ये बताओ कि 12% इंटरेस्ट पे कर दिया जाए? नहीं, 12% इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि रूल्स क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट पे करेगी? पे करेगी इंटरेस्ट, मना नहीं करेगी, लेकिन उसका रेट होगा 6% पर एनम। पर एनम 6% से ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट जो भी फर्म को हुआ है वो है 50,000 रुपीज। अब वो शेयर करना है आपको एक्स वाई जेड तीनों में। तो आप ये बताओ कि 50,000 को किस रेशो में शेयर करोगे? जबकि इनका जो रेशो है वो यहां पर डिसाइड नहीं है, तो आप इक्वल शेयर कर देना। इक्वल का मतलब अगर रेशोस नहीं है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, और अगर यहां रेशोस मेंशन भी होता ना तो भी हम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इक्वल शेयर करते हैं, और इक्वल का मतलब है 1:1:1। तो 1+1+1 इक्वल टू 3, तो 1/3 1/3 1/3। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? अभी हमने देखा था हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है, उसका जो सेक्शन 11 है वो ये बोलता है कि किसी भी माइनर को है वो पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। और हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसका सेक्शन 30 क्या बोलता है कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दोनों ही मना करते हैं किसके लिए, कि कोई भी 18 साल से कम व्यक्ति फर्म का पार्टनर नहीं बनाया जा सकता।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि फर्म पूरे साल भर अपना जब बिजनेस करती है तो उसका बिजनेस प्रॉफिट पर चल रहा है या लॉस पर चल रहा है, फर्म को कैसे पता चलेगा? एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस प्रॉफिट पर चल रहा है, लॉस पर चल रहा है, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करता था, जिसमें वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था और बैलेंस शीट बनाता था। वैसे ही एक फर्म भी अपने कौन-कौन से अकाउंट तैयार करेगी अपने प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए वो बनाएगी ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड नंबर पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड नंबर पर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर फोर्थ नंबर पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिफ्थ नंबर पर है बैलेंस शीट। तो फर्म जो है वो 5 अकाउंट्स बनाती है, लेकिन जनरली क्लास 12 के जो सिलेबस में एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। बहुत कम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फर्म 5 अकाउंट तैयार करती है। अब आपके लिए जो नया अकाउंट है वो है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए दो अकाउंट जो है बिल्कुल न्यू है। तो हम इनके पहले फॉर्मेट का एनालिसिस करेंगे, फॉर्मेट को समझेंगे, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी कंडीशन में बनता है, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये थर्ड नंबर का अकाउंट है। फर्स्ट नंबर का अकाउंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से फाइंड करती है फर्म अपने ग्रॉस प्रॉफिट को या तो ग्रॉस लॉस को, फिर वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां से फर्म को पता चलता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। तो ये ध्यान रखना है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं और हमें वहां से या तो नेट प्रॉफिट पता चल जाता है या नेट लॉस पता चल जाता है, तो फिर उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करके बनता है। मींस ऑल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे फर्म के वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एप्रोप्रिएशन में, और जितनी भी फर्म की इनकम होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी क्रेडिट साइड। अब हम बात करते हैं कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता क्या है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि फर्म जो भी कंटेंट, जो भी उनके ओनर्स या फर्म हैं, उन कंटेंट को वो एप्रोप्रिएट करती है और वही कंटेंट है ना एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमें कौन से कंटेंट रिकॉर्ड करने हैं, जो पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या क्या होते हैं आप देखो यहां पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पे किया जाता है, पार्टनर्स को। सैलरीज कमीशन फॉर पार्टनर्स, यहां पर एम्प्लॉइज की सैलरी और एम्प्लॉइज का कमीशन नहीं आएगा। यहां पर जो भी एप्रोप्रिएशन करेगी फर्म, वो अपने इंटरनल मींस ओनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इनकम होगी उनको ही एप्रोप्रिएट करती है, और ये कंटेंट उस पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी इनको एप्रोप्रिएट किया जाएगा, अदरवाइज इनको एप्रोप्रिएट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पार्टनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन में मेंशन पार्टनरशिप डीड में दिया है कि नहीं देना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर ये ध्यान रखना उसके लिए एप्रोप्रिएशन भी नहीं करना है आपको। एप्रोप्रिएशन तभी किया जाएगा जब वो पार्टनरशिप डीड में वो कंटेंट मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट अगर ये भी मेंशन है उस पार्टनरशिप डीड में तभी उसको एप्रोप्रिएट किया जाएगा। जनरल रिजर्व अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि फर्म अपने प्रॉफिट का 10% रिजर्व करके रखेगी, तो ही इसका एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। और ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है।
ऑलवेज रिमेंबर, हमको कौन सा पॉइंट याद रखना है, इनकम टैक्स जो है वो हमेशा डेबिट करना है। अगर आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्स मिलता है, इनकम टैक्स जनरली ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। जब हमने सोल प्रोप्राइटर के लिए फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो इनकम टैक्स हम क्या करते थे, एज अ ड्राइंग ट्रीट करते थे और उसको कैपिटल से माइनस कर देते थे। लेकिन अगर हम फर्म के लिए देखें तो फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंसेस है, सिंपल एक एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है। ये ध्यान रखना, फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है। वो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ध्यान रखना है। इनकम टैक्स जो है वो एक्सपेंसेस होगा फर्म के लिए, तो फर्म इस एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस नहीं करेगी, ये फर्म रिकॉर्ड करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि एक सोल प्रोप्राइटर के लिए ये एक पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, इसलिए वो अपनी कैपिटल से इसको डिडक्ट करता है। अब हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये थर्ड नंबर का अकाउंट है। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद फिर हमें या तो नेट प्रॉफिट का पता चलेगा या नेट लॉस का पता चलेगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो उसके डेबिट में होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके क्रेडिट में, और ये लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग आपको क्रेडिट साइड से ही करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके क्वेश्चन में। ये नेट प्रॉफिट होगा जो कि कहां से ट्रांसफर होकर आया है, ये ट्रांसफर होकर आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये आपको अंदर वाले कॉलम में लिखना है। देन अगर कुछ पॉइंट्स आपके में दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस इंटरेस्ट की वर्किंग अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं की गई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करने के पहले, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तभी किया जाएगा जबकि कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया गया हो। कंप्लीट का मतलब ये जो आप 3 ट्रांजेक्शन छूटे हुए हैं, अगर इनको अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसमें से ये ट्रांजेक्शन को क्या कर दें, हम माइनस कर दें। देन उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा, यही हमारा प्रॉफिट होगा जिससे अब हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, अगर हमको इनके लिए एप्रोप्रिएशन करना है, रिजर्व के लिए एप्रोप्रिएशन करना है, तो फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सबके सब रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट साइड, और फर्म के लिए जो इनकम है वो रिकॉर्ड की जाएगी क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉल किया है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस ड्राइंग पर जो फर्म के लिए इनकम होगी। यहां हमने ए और बी दो पार्टनर लिए हुए हैं, सेम आप डेबिट में भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रही है किसको, पार्टनर को, इसलिए फर्म का ये एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको डेबिट साइड शो कर रही है। फर्म अगर ए और बी को दोनों को सैलरी पे कर रही है तो दोनों का नाम आ जाएगा, अगर किसी एक पार्टनर को सैलरी पे किया गया है तो एक पार्टनर का नाम आ जाएगा। कमीशन अगर दोनों को दिया गया है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा, और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो सबके सब डेबिट में आ जाएंगे। और फर्म ने अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, वो आ जाएगी क्रेडिट साइड। इसके बाद जब हम ये पूरा एप्रोप्रिएशन कर लेंगे, देन उसके बाद जो फाइनल टोटल करने की बारी आएगी, पहले हम टोटल करेंगे क्रेडिट का। अगर इनकेस डेबिट का टोटल कम है, मींस इन चार का टोटल कम है और क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो इस तरफ आएगा नेट प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स, फर्म के जो ओनर हैं, उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर इन केस डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है,
तो जो भी आएगा वो होगा लॉस। जिस तरह से आपने प्रॉफिट को शेयर किया है इनके रेशोस में, जो भी रेशोस क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेशोस में आपको क्या करना है, शेयर करना है। अगर रेशो 1:1 है तो 1:1 में शेयर कर देना, और अगर जो भी रेशोस आपके क्वेश्चन में होगा उस रेशोस में इस प्रॉफिट और सेम प्रोसीजर पर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस कब आएगा, जब डेबिट टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट टोटल से, और अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है डेबिट टोटल से तो प्रॉफिट आएगा। और जो भी आए वो पार्टनर्स को उनके रेशोस में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। तो ये ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर का अकाउंट है और ये थर्ड नंबर का अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद। ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन जो है वो एप्रोप्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब बैलेंसेस पर आते हैं। दिस अकाउंट डज नॉट हैव ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, जबकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। कहने का मतलब, अगर फर्म ने कोई भी प्रॉफिट का कोई पार्ट है ना रिजर्व करके रखा है और इस साल अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो उसको नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इस अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस मिल सकते हैं। नेचर ऑफ आइटम्स, आइटम्स डेबिटेड टू द अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सबके सब आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। इसमें भी डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, लेकिन एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और उसके नेचर से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होंगे, जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे, उनको ही एप्रोप्रिएट किया जाएगा। रोल ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां पर पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो कोई भी पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है, क्योंकि उसी डीड को फॉलो करके ही हम एप्रोप्रिएशन करते हैं और उसके बाद हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज में कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनती है। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है, तो सबसे पहले आपने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आया था वो कहां ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ये आप देखो, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था। अब हमें मान लो इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो ये किस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है। तो आपको पता ना ये बाय का मीनिंग क्या होता है, डेबिट से होता है। तो आप क्या करो, इसको डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दो, आप डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जो भी नेट प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है वो आपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाय बाय शो करता है डेबिट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनी प्रॉफिट के लिए। सेम ऐसे ही आपको देखो ये एंट्री हमने बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इनकेस नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद अगर नेट लॉस आया है तो उसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड। तो फिर उसकी जगह ये जो एंट्री आप बना रहे हैं ना, जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री बना दो आप,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अभी क्रेडिट हो रहा है वो क्या कर दो, आप डेबिट कर दो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई। अब आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म है ना पार्टनर्स को क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे करती है तो आप चाहें तो उसकी क्या क्या एंट्री बना सकते हैं। पहला, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, आप है ना यही वाली एंट्री ध्यान रखना, यही एंट्री आपके काम भी आएगी और इसी एंट्री को बेस बनाना। हम तीन तरीके से एंट्री बना सकते हैं इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनकी हम तीन तीन एंट्रीज बना सकते हैं। लेकिन आप फिर कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप एक एंट्री को बेस बनाओ और फर्स्ट एंट्री को आप अपने दिमाग में रखो। ये एंट्री क्या है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंडिविजुअली। कहने का मतलब जो भी पार्टनर्स हैं, अब वो चाहे ए है, बी है, तो आपको उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ये फर्म एंट्री बना रही है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा, और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। और हम ये पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, जिससे उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो सब चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं जिनसे कैपिटल बढ़ जाए, और वो सब चीजें डेबिट की जाती हैं जिनसे उनकी कैपिटल कम हो जाए। अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से बढ़ेगी तो फिर वो उसके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जिससे उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो कम हो जाते हैं, वो डेबिट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये आपको एंट्री ध्यान रखनी है। आप चाहो तो फॉर्मेट देखकर एक दूसरी एंट्री भी बना सकते हो, क्योंकि ये एंट्री किस अकाउंट से ट्रांसफर हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है, तो आप चाहो तो एक दूसरी एंट्री भी बना सकते हो। ये दूसरी एंट्री देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस एंट्री के लिए हमें इस स्लाइड में थोड़ा जाना पड़ेगा। ये टू का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये क्रेडिट साइड है, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सैलरी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स कमीशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और अब जब ये क्रेडिट हो रहे हैं तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। एक दूसरा तरीका यह है एंट्रीज को बनाने का। और अगर हम यहाँ की एंट्री बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में जा रहा है, बाय में, और बाय का मीनिंग क्या होता है, डेबिट से। तो आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि बाय है और बाय का मीनिंग क्या होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। तो एक ये दूसरा तरीका है। और एक पहला तरीका क्या था हमारा, ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये वाला आप है ना ध्यान रखना है, यही आपके लिए इजी पड़ेगा। और आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको लगे। सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। एक थर्ड ये है कि आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक थर्ड और देख लेते हैं कैसे बना। प्रॉफिट एंड लॉस, अभी हमने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने सेकंड नंबर की एंट्री बनाई थी। और एक बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया, हमने किसको क्रेडिट कर दिया, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट एंट्री हमने क्या बनाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो तीन तरीके होते हैं जर्नल एंट्री को बनाने के।
आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगा हो। तीनों इसी फॉर्मेट को देखकर बनाना है। देखो फिर एक बार समझ लेते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनानी है तो आप एक तरीका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करो, डेबिट करो और किसको क्रेडिट कर दो, टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट, टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फुल अमाउंट से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे अगर मान लो इसका टोटल है 500 और 500 तो 1000 रुपए हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपीज। एक ये तरीका है। और एक थर्ड क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ए में कितना चला गया, 500 रुपीज और बी में कितना चला गया, 500 रुपीज और टोटल 1000 रुपीज किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो तीन तरीके हैं हमारे पास एंट्री बनाने के। आप चाहें तो कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है अब हमको। ये हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बन गई। सेम ऐसे ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री बनानी है और सेम पार्टनर सैलरीज और कमीशन के लिए एंट्री बनानी है आपको। पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, अगर प्रॉफिट में से कोई पोर्शन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू जनरल रिजर्व में क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी जनरल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। अब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था डेबिट साइड के टोटल से, तो प्रॉफिट होगा, उसी को क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। ये अगर हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब ए और बी दोनों का कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में यूज किया जाएगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। देखो इसी स्लाइड पर वापस आते हैं हम। ये हमारा जो प्रॉफिट था, हम एंट्री क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट शेयर किया गया है पार्टनर्स को, वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी, जैसे अगर मान लो इसको 400 मिला है, इसको 300 मिला है, तो टोटल 700 रुपीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। अगर लॉस के लिए हम बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट उसके अपोजिट एंट्री बन जाएगी लॉस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। कैपिटल अकाउंट जो है ये दो कंडीशन में बनता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएट। A partnership firm maintains separate capital account for each partner, like A's capital account, B's capital account. Capital accounts are treated as personal accounts of partners and all transactions related to them are recorded in their capital accounts. कहने का मीन्स ये है कि अगर फर्म पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेपरेट तरीके से बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए का कैपिटल अकाउंट अलग बना रही है, बी का कैपिटल अकाउंट अलग बना रही है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, एक पर्सनल अकाउंट की तरह आपको ट्रीट करना है। इसका ये मतलब है कि जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाए उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना है, और जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से हमको मैसेज आते हैं, पापा को अगर सैलरी मिली है तो एक मैसेज आता है कि सैलरीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। इसका मतलब क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ कि आपके जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो गया, सैलरी आने से बढ़ गया। तो सेम वही प्रोसीजर यहां पर पार्टनर्स के लिए आपको करना है, जिससे उनकी कैपिटल अगर बढ़ रही है तो वो सब ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने हैं, जिनसे कैपिटल कम हो रही है उनको आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। ये ध्यान रखना है आपको।
कैपिटल कम होगी, आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। अब जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स के, वो दो तरीके से बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक बार जो पार्टनर ने कैपिटल लगा दी है, वही कैपिटल कई सालों तक कंटिन्यू एज इट इज रहे, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है फॉर्म में, उसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, वो कैपिटल बढ़ भी जाती है और वो कैपिटल कम भी हो जाती है। जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, यहां पर एक अकाउंट बनेगा और यहां पर आपको दो अकाउंट बनाने हैं। यहां पर आपको दो अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इनके फॉर्मेट पर आ रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो मेथड है हमारी, उसमें हमने अभी आपको बताया कि दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स, जैसे हमने यहाँ पर तीन पार्टनर लिए हैं एक्स वाई जेड, और ये पर्टिकुलर हो गया डेबिट साइड का, सेम पर्टिकुलर हो जाएगा क्रेडिट साइड का, और तीन पार्टनर हो गए। बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ये शो करेगा ओल्ड कैपिटल जो भी पार्टनर ने लगाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इसने 5000 रुपीज लगाए हैं, इसने 5000 रुपीज लगाए हैं और इसने 5000 रुपीज लगाए हैं, तो और अगर कोई भी कैश, एडिशनल कैश एज अ कैपिटल फॉर्म में इंक्लूड किया गया है, अगर उससे कैपिटल बढ़ती है, तो अगर जैसे इसमें 1000 रुपीज और इसने ऐड कर दिए हैं, तो इसकी अब जो कैपिटल हो जाएगी ना, वो 6000 रुपीज हो जाएगी। पहले 5000 रुपीज थी जो इसने लगाए थे, अगर उसने कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो टोटल मिलाकर इसकी जो न्यू कैपिटल होगी वो 6000 रुपीज हो जाएगी। जबकि इसने अगर कैपिटल ऐड नहीं की है, तो इसकी कैपिटल एज इट इज 5000 रुपीज होगी और इसकी भी कैपिटल एज इट इज 5000 रुपीज होगी, अगर इसने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो। और अगर मान लो किसी पार्टनर ने कोई विड्रॉल किया हुआ है, विड्रॉल का मतलब अगर जैसे इसने 500 रुपीज निकाल लिए हैं, जबकि इसने पैसा नहीं निकाला है, इसने 500 रुपीज निकाल लिए हैं, तो इसकी कैपिटल यहाँ पर कितनी थी, 5000 रुपीज थी। तो उस 5000 रुपीज का जब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो इसकी जो न्यू कैपिटल होगी जो फर्म में होगी, वो 4500 रुपीज हो जाएगी। ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें दो अकाउंट बनाने हैं आपको। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया गया है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, तो एडिशनल कैपिटल ओल्ड कैपिटल को बढ़ा देगी, तो उसको आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। अगर कोई पैसा विड्रॉल कर लिया गया है कैपिटल से, तो वो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड के टोटल से हमेशा डेबिट साइड का टोटल आप माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा न्यू कैपिटल, और यही न्यू कैपिटल हमारा आंसर होगी। अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, इसमें क्या होता है कि जब हम कैपिटल में ना चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो हमको रोज का पर डे का बढ़ रही है, किससे हमारी कैपिटल कम हो रही है, उसके लिए हम मैनेज कर लेते हैं क्या, करंट अकाउंट। अब हम आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको ना बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको करंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, कोई भी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का अगर गिवन है, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्योंकि करंट अकाउंट में जनरली क्या होते हैं, दो बैलेंसेस मिल सकते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और अगर क्रेडिट मिलता है तो क्रेडिट में आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देना। अब फिर वही जो भी उनके करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएगा, वो सबका सब ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन मिलने से ये बढ़ जाएगा करंट अकाउंट का, सैलरी मिलने से उनका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया है,
वो भी क्रेडिट करने से उनका करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिससे करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाए वो सब चीज रिकॉर्ड की जाएगी डेबिट साइड में। फॉर एग्जांपल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है किसको, ये पार्टनर पे करते हैं फर्म को, तो फर्म यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ना करके उनसे लेगी, और लेगी तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग करने से उनका करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। और अगर फर्म में लॉस आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया है, में लॉस आया है तो वो लॉस को ना डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। अब टोटल करते हैं, अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो डेबिट साइड बैलेंस कैरेट डाउन लिखना है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो इस तरफ भी बैलेंस कैरेट डाउन आ सकता है। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। क्रेडिट बैलेंस यहां पर हमेशा 99% क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट जब आप बनाते हैं तो यहां पर आपको डेबिट बैलेंस भी मिल सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी मिल सकता है। क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस कैरेट डाउन वो इस तरफ आएगा। ये ध्यान रखना है, यहां पर कौन सा बैलेंस आपको लिखना है, क्रेडिट बैलेंस लिखना है करंट अकाउंट का, यहां पर डेबिट बैलेंस लिखना है। जिससे करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाए वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना, जिससे करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाए वो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना। फिर टोटल करके फाइनल चेक कर लेंगे कि बैलेंस कितना कहां का ज्यादा या कम है। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अभी आपने जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाए थे तो कैपिटल को हमने कहां पर अलग से कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया था, लेकिन जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल को मेंशन नहीं करना है। यहां पर पर्टिकुलर अलग से आपको करंट अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, वही यहां पर ट्रांसफर करना है। लेकिन जब आप मर्ज करके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपको कैपिटल और साथ में अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है तो वो भी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट अगर कोई बैलेंस दिया है कैपिटल का तो वो इस तरफ आ जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है कोई भी करंट अकाउंट का, यहां पर हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट। कैपिटल में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, तो यहां पर जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। और यहां पर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है वो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और साथ में कैपिटल भी आएगी। जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने 1 लाख रुपीस लगाए थे तो वो 1 लाख रुपीस, और साथ में जो करंट अकाउंट का बैलेंस 2,000 रुपए है तो वो भी 2,000 रुपए यहाँ आपको लिखना है। तो 1 लाख रुपीस तो लिखना ही लिखना है, साथ में 2 लाख रुपए भी आपको यहाँ लिखना है। देन यहां पर जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है पार्टनर्स के द्वारा वो यहां पर लिखना है आपको। यहां पर जिससे कैपिटल कम हो जाएगी वो सब ट्रांजेक्शन आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करने हैं। ऐसे सब ट्रांजेक्शन जिससे कैपिटल है ना बढ़ जाएगी वो सब आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन देने से कैपिटल बढ़ जाएगी, सैलरीज देने से कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्राइंग पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर रहे हैं तो ड्राइंग से क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर लॉस है तो उससे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। फाइनल, अब ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस तरफ आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, और अगर इस तरफ का टोटल ज्यादा है तो इस तरफ आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। ये ध्यान रखना है कैरेट डाउन इस तरफ भी आ सकता है, लेकिन रेयर केस में इस तरफ आता है कि फर्म जब बहुत ही ज्यादा लॉस पर होती है तब डेबिट बैलेंस होता है, जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। इसलिए बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा आपको डेबिट साइड ही लिखना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में
मेंशन नहीं है, इंस्ट्रक्शन कोई भी मेंशन नहीं है कि हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल नेचर में बनाना है और फ्लक्चुएट कैपिटल नेचर में बनाना है। तो आप हमेशा फ्लक्चुएट कैपिटल नेचर में ही आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। ये वाला बेस आपको तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएट कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट है क्या? तो फिक्स्ड कैपिटल में अभी हमने देखा कितने अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और वो है कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनाने हैं आपको और इसमें एक ही अकाउंट बनेगा। द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स यूजुअली रिमेन अनचेंज। आपने देखा कि जो फिक्स्ड में जब हम कैपिटल अकाउंट पर मींस फर्स्ट नंबर का जो अकाउंट बनाते हैं उसमें जो बैलेंस होता है वो हमेशा अनचेंज होता है। कई सालों तक हमारी कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड नेचर की होने के कारण उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस में हम एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल वहां से करते हैं कैपिटल से, नहीं तो वो हमेशा अनचेंज ही रहती है, ये ध्यान रखना है। जबकि इसमें फ्रिक्वेंटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पीरियड टू पीरियड। जैसे जैसे हमारा ट्रांजेक्शन बढ़ते जाते हैं ये जो हमारी कैपिटल है वो चेंज होती जाती है। ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, ये सब के सब है ना कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, फिक्स्ड में। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं हमको, कैपिटल अकाउंट में तो कोई भी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम यहाँ, लेकिन जो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में, ये ध्यान रखना है हमको। तो करंट अकाउंट में ही आपको ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब ट्रांजेक्शन आपको ना करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इन कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है तो हमें पूरे एडजस्टमेंट कहाँ करने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर पूरे के पूरे एडजस्टमेंट हमको कैपिटल अकाउंट में करने हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोस क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस। ये अभी हमने आपको बताया कि जब आप कैपिटल अकाउंट मतलब फर्स्ट नंबर का अकाउंट बनाते हो तो इसमें हमेशा आपका क्रेडिट साइड का ही बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हमने कैपिटल में से विड्रॉल नहीं किया है तो हमारी कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और वो हमेशा इसलिए पॉजिटिव बैलेंस ही शो करेगी। तो 99% अगर आपने कोई भी बड़ा विड्रॉल नहीं किया है कैपिटल से तो उसके बैलेंसेस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा और वो बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। और यहां पर आप डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस तरफ बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस तरफ बैलेंस कैरेट डाउन आ सकता है, मतलब दोनों जगह आ सकता है। इसलिए इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस होगा, मींस क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पर हम बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर, देखो कैपिटल अकाउंट जो है वो दोनों कंडीशन में बनता है, चाहे फिक्स्ड नेचर की कैपिटल हो तो भी आपको दो अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएट नेचर हो तो भी आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ कहां बनता है, फिक्स्ड कैपिटल नेचर पर ही ये अकाउंट बनता है जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करते हैं। करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करने के बाद बनेगा, कैपिटल अकाउंट चाहे फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएट हो, दोनों में से आप किसी भी मेथड को जब यूज करते हैं तो आपको ये बनाना पड़ता है। बैलेंसेस when capital account is prepared on fixed capital account method, it will always have credit balance। अभी हमने आपको बताया कि इसमें हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और फ्लक्चुएटिंग में आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, वो भी हमने देखा फॉर्मेट के थ्रू। लेकिन जब आप करंट अकाउंट बनाते हो तो करंट अकाउंट में भी क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। करंट अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये देखो, ये हमारा करंट अकाउंट है।
अगर इस तरफ का टोटल ज्यादा है तो इस तरफ कैरेट डाउन हो गया, और अगर इस तरफ का ज्यादा है तो इस तरफ भी कैरेट डाउन हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा कैरेट डाउन इसी तरफ ही आएगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा फिक्स्ड में। और जब आप फ्लक्चुएट की बात करते हैं तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उसमें इस तरफ भी बैलेंस कैरेट डाउन हो सकता है और इस तरफ भी बैलेंस कैरेट डाउन हो सकता है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड अकाउंट मेथड रिमेन फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो कई सालों तक हमारी कैपिटल में कोई चेंजेस अगर ना करें, हम कोई भी विड्रॉल कैपिटल से ना करें और कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करें, तब तक हमारी कैपिटल एज इट इज ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ये हमेशा चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएटिंग में जब आप करते हैं तो ये हमेशा चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएटिंग में चेंज हमेशा होगी। और जबकि करंट अकाउंट में तो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपकी जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो अप और डाउन होता रहता है। थैंक यू। बाकी के जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।